23 नवंबर 2024 को लगभग दोपहर का वक्त होता है। उस समय घड़ी में लगभग 12:30 बज रहे होते हैं और उसी समय सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है जो दोनों कपल्स जो हैं, ये जो इंदिरा नगर की 12वीं क्रॉस रोड में जो लोकेटेड एक रॉयल लिविंग नाम का 3 स्टार होटल है, ये दोनों कपल्स जो होते हैं वहाँ पर दाखिल होते हैं। ये जो आप लोगों को मैं सीसीटीवी की फुटेज दिखा रहा हूँ, शायद आपको थोड़ी क्लियर ना मालूम हो, लेकिन फिर भी इसमें इतना दिखाई दे रहा है कि जो उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वह काफी खुश दिखाई देती है और उस लड़के के साथ पूरा कॉपरेट कर रही होती है। उसी समय जो लड़का जो होता है वह उस लड़की को पीछे सोफे पर बैठ जाने को कहता है। उसके बाद जो लड़की होती है वहां से चली जाती है और पीछे जाकर सोफे पर बैठ जाती है। जब वो लड़की वहाँ पीछे सोफे पर बैठती है तब लड़का जो होता है वहाँ पर अपनी बुकिंग की जो सारी डिटेल्स होती है उनको फिल करता है और ऑनलाइन बुकिंग करता है। इसी समय जो लड़की जो पीछे बैठी होती है वह अपने मोबाइल में बिजी रहती है और वहाँ पर किसी से बात करते समय बड़ा मुस्कुरा रही होती है और किसी से चैट कर रही होती है। इसके बाद रूम बुकिंग की सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद दोनों जो लड़का और लड़की होते हैं वो अपने बुक किए हुए रूम की ओर चल देते हैं। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं कि दोनों लोगों के पास लगेज के नाम पर सिर्फ एक हैंडबैग है, क्योंकि उन्होंने जो रूम बुक किया होता है वह मात्र एक दिन के लिए किया होता है और नेक्स्ट डे उनको 11 बजे चेकआउट करना होता है, इसलिए वो ज्यादा सामान लेकर नहीं आए हुए होते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे 24 नवंबर 2024 को भी जब 11 बजे तक दोनों कपल्स जो होते हैं, दोनों लड़के और लड़की होते हैं, वह चेकआउट नहीं करते हैं तो रिसेप्शन पर से उनके जो रूम के नंबर पर है उस पर कॉल जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो लड़का होता है वह कॉल रिसीव करता है और उनसे कहता है कि भाई एक दिन का स्टे और एक्सटेंड करना चाहता है। इसके नेक्स्ट डे 24 नवंबर 2024 को भी उसने एक दिन का स्टे और एक्सटेंड करवा लिया। खैर इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम किसी रूम में एक दिन के लिए रहने जाए, वहाँ पर हमें एक दो दिन का स्टे और एक्सटेंड करवाना पड़ जाए और वहाँ पर हम एक दो दिन एक्स्ट्रा रुक जाए। लेकिन वहाँ पर जो सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि उन दोनों ने रूम तो 2 दिन के लिए और एक्सटेंड करवा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ना तो कोई रूम सर्विस ली थी और ना ही उन्होंने किसी तरह का कोई खाना ऑर्डर किया था और ना ही किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी से वहाँ पर खाना डिलीवर करवाया था। अब 26 नवंबर 2024 की बात तारीख आ चुकी थी जब उन दोनों को चेकआउट करना था और जिस दिन उनको चेकआउट करना था उस दिन सुबह लगभग 8:30 बजे जो लड़का जो होता है वह अकेले बिना किसी सामान के वहाँ से मोबाइल चलाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ पर जो रिसेप्शन पे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने इतना गौर नहीं किया, उनको लगा शायद कहीं बाहर तक जा रहा होगा, क्योंकि उसके पास कोई भी लगेज नहीं था और बाप फोन चलाते हुए बाहर निकल जाता है। लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद लगभग घड़ी में लगभग 12-15 का टाइम होता है तो जो रिसेप्शन पर जो बैठा व्यक्ति होता है वह उनको पता होता है कि आज उन दोनों को चेकआउट करना है और लड़का वापस लौट के नहीं है, इसलिए वह होटल रूम के जो फोन नंबर होता है, लैंडलाइन नंबर होता है, उस पर कॉल करता है। उस पर कॉल करने के बाद वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद रिसेप्शन पर से लड़के के नंबर पर कॉल की जाती है और लड़के का जो फोन है वह स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद जो होटल के स्टाफ है उन्होंने कुछ टाइम का वेट किया। उसके बाद वहाँ पर जो वहाँ की रूम मास्टर की है वह लेकर उस रूम पर पहुंचा और उसने दरवाजे को नॉक किया, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे उसने मास्टर की से उस गेट को खोलना चाहा, वैसे ही वह सरप्राइज आता है कि वहाँ पर रूम पर गेट खुला हुआ था और जैसे वह होटल के स्टाफ का व्यक्ति जो होता है वह उस दरवाजे को थोड़ा धक्का देता है, वैसे ही वह दरवाजा पूरा खुल जाता है और वह दरवाजा लॉक नहीं होता है। जैसे दरवाजा पूरा खुलता है उसको अंदर बेड पर पड़ी हुई उस लड़की की खून से लथपथ लाश दिखाई देती है जो कि डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। देखते देखते होटल स्टाफ का जो व्यक्ति होता है वह पुलिस को फोन करता है, वहाँ पर सभी को जानकारी देता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम आ जाती है और वह लोगों का फेवरेट कपल्स होटल एक देखते देखते क्राइम सीन में तब्दील हो जाता है। पुलिस देखती है कि जो बेड पर जो लड़की की जो लाश पड़ी होती है जो कि खून से लथपथ होती है वह काफी ज्यादा डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। इस बॉडी के डिकम्पोजिशन स्टेट से पता लग रहा था कि इसका जो मर्डर है वो काफी पहले हो चुका है और उस बॉडी से वो सड़ रही है, उसमें काफी ज्यादा बदबू आने लगी है। वही पुलिस को बेड पर एक फोन पड़ा हुआ दिखाई देता है और पास ही में एक जमीन पर नीले रंग की नाले रंग की रस्सी पड़ी हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ पुलिस को वहाँ पर सिगरेट के बहुत सारे बट्स भी मिलते हैं। इसके साथ ही साथ विक्टिम के पास मिले आईडी कार्ड और जो होटल के रजिस्टर में जो वहाँ पर एंट्री की गई थी उससे पता चला पुलिस को कि उस लड़की का नाम माया गोगोई है और उसके साथ जो लड़का आया था यानी कि उसका बॉयफ्रेंड, उसका नाम आरव हनोई होता है और वह मौके से फरार था। पुलिस ने लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने उस होटल में लगे हुए कैमरे और उसके आसपास लगे कैमरे को खंगालना शुरू किया, जिसमें वह लड़की उस लड़के के साथ काफी खुश दिखाई दे रही होती है। शायद उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि वह जिस होटल में खुशी खुशी आई है शायद वहां से जिंदा भी ना जाता। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय शो हकीकत अब कहानी। माय नेम इज यशोर और आप देख रहे हैं द केस ऑफ माया गोगोई एंड आरव हनोई। गुवाहाटी के हांडी कॉलेज से जो माया गोगोई होती है वहां से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कोरमंगला में लोकेटेड एक एजुकेशन एजेंसी फर्म में एज ए स्टूडेंट काउंसलर वर्क करने जाती है। इसके साथ ही साथ माया का एक चैनल भी होता है जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट और जो कॉस्मेटिक बोर्ड है उनका रिव्यू किया करती थी। इसके साथ ही साथ माया जो होती है वह अपने परिवार में काफी ज्यादा हंसमुख लड़की थी और इसी साल 27 सितंबर को वह अपने घर गुवाहाटी में शादी को अटेंड करने भी आई हुई थी। उसमें शायद किसी ने यह सोचा भी ना हो कि उसकी बेटी की जिंदगी सिर्फ 2 महीने की बची हुई है और वह इसके बाद
कभी वापस नहीं आई। जहां एक तरफ बेंगलुरु पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बॉडी के डिकम्पोजिशन स्टेट से समझ में आ रहा था कि उस लड़की का जो मर्डर है वो लगभग 2 दिन पहले हो चुका था, और उसका मोबाइल जो है, यानी कि जिस दिन उन्होंने रूम में वो लोग दाखिल हुए थे, उन्होंने रूम वहां पर लिया था, यानी कि 24 नवंबर को ही उसका जो मोबाइल है उसी दिन का बंद दिखा रहा था, और शायद उसी दिन इसका मर्डर भी हुआ हो। लिहाजा पुलिस ने आरब हनोई की जांच पड़ताल शुरू कर दी और उसको पकड़ने के लिए सारा जाल बिछा दिया। 21 साल का आरब हनोई जो होता है वह केरला के कन्नूर शहर में थोथला कस्बे का रहने वाला होता है। पुलिस को ये बात आईडी कार्ड वगैरह से पता चलती है, और इसी साल ही आरब जो होता है वह बेंगलुरु में शिफ्ट होता है और वहाँ पर एज ए स्टूडेंट काउंसिल वहाँ पर प्राइवेट कंपनी में 15,000 की जॉब कर रहा होता है। इसके बाद पुलिस ने उसके सभी कॉल डेटा के रिकॉर्ड्स निकाले, उसका जो नंबर है उसको सर्विलांस पे लगा दिया, और उसके बाद सीसीटीवी चेक किए। तब पुलिस को पता चला कि जो आरब हनोई जो होता है 26 नवंबर 2024 को सुबह 8:19 पर वहाँ से बिना किसी बैग लिए, बिना किसी लगेज के साथ वहाँ से अपना मोबाइल चलाते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद वह वहाँ से कहाँ गया, इसका खुलासा पुलिस ने सीडीआर रिपोर्ट से निकाला। उसमें पता चला पुलिस को कि वहाँ से निकलने के बाद उस आरब हनोई ने वहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए कैब बुक की, मगर ऐसा करने के बाद उसने तुरंत ही फोन स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद पुलिस ने जब उस कैब ड्राइवर से उसके बाद डिटेल्स निकाली, तब पुलिस को पता चला कि उसने वहाँ से मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन तक के लिए कैब की थी और वहाँ पर वह उतर गया था। इसके बीच ही बीच वह फोन को ऑन कर रहा था, शायद वह ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ऐसा कर रहा हो। अरब का ये फोन को बीच में ऑन करना पुलिस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा था, क्योंकि उससे पुलिस को उसकी डिटेल्स मिल रही थी। बेंगलुरु से निकलने के बाद अरब की लोकेशन जो है वो नॉर्थ कर्नाटक के रायचूर में दिखा रही थी। इसीलिए डीसीपी ईस्ट डी देवराज ने वहाँ पर 3 टीमें बनाई, जहाँ पर एक टीम को उसके घर केरला भेजा गया जहाँ पर उसके दादाजी रहते थे। इसके बाद दूसरी टीम को वहाँ पर भेजा गया जहाँ पर उसकी लास्ट लोकेशन दिखाई दे रही थी, यानी कि नॉर्थ कर्नाटक के रायचूर में दूसरी टीम जाती है, और तीसरी टीम जो होती है उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही होती है। इसके साथ ही साथ माया गोगोई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जो कि बेहद शॉकिंग होती है। माया के कंधे और सर पर काफी गहरी चोटें आई हुई थी। उसके चेस्ट पर लगभग 10 से ज्यादा बार चाकू से वार किया गया था, जिसमें से चाकू का एक बार इतना गहरा होता है जिसकी वजह से माया की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो माया की डेथ है वह 24 नवंबर को ही हो जाती है, यानी कि जिस दिन दोनों वहाँ पर होटल में चेकिंग करते हैं उसी दिन आरब जो होता है वह माया की हत्या कर देता है। ऐसे में आरब ही प्राइम सस्पेक्ट था और पुलिस उसकी तलाश पहले से कर रही होती, क्योंकि आरब को पकड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक जगह पर नहीं रुक रहा था, वह बार बार अपनी जगह को बदल रहा था। इसलिए पुलिस को उसे पकड़ने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हुई, और इसके साथ ही साथ वह ट्रेवल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहा था, जिससे पुलिस उसकी लोकेशन न ट्रेस कर पाए और रूट को ट्रेस न कर पाए। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट, जो आरब जो होता है वह बेंगलुरु से नॉर्थ कर्नाटक से मध्य प्रदेश और वहां से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में घूमता फाइनली वह वाराणसी में पहुंच जाता है। वाराणसी पहुंचकर वह अपने दादाजी को फोन करता है और वहां पर उनसे कन्फेस करता है कि उसने एक लड़की का मर्डर कर दिया। क्योंकि बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जो होती है वह पहले से उसके दादाजी के पास पहुंच चुकी होती है। आरब के दादाजी ने उसे प्यार से समझाया कि बेटा ऐसे भागने में कोई फायदा नहीं है, तुम कब तक पुलिस से बचते रहोगे, एक ना एक दिन पुलिस को धर ही लेगी और वहां पर तुम्हें गिरफ्तार कर ले जाएगा। ऐसे में दादा उसको प्यार समझाते हैं कि बेटा कर्नाटक आकर पुलिस को सरेंडर कर दो। आरब इन 3 दिनों में लगभग 1400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका था, और उसके पास अब ट्रेवल करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, और उसके साथ ही साथ भाई 21 साल का लड़का होता है, ना ही कोई पेशेवर मुजरिम होता है, ना इसकी कोई मुजरिम वाली मेंटेलिटी होती है। इसलिए वह सहम जाता है और अपने दादा की बात मान लेता है और वह वापस कर्नाटक आ जाता है। और फाइनली 29 नवंबर की सुबह 4 बजे जो आरब को वहां की देवला हल्ली स्टेशन से पुलिस से गिरफ्तार कर लेती है। द बेंगलुरु पुलिस इज अरेस्टेड 21-year-old आरब हनोई, द मेन सस्पेक्ट इन द मर्डर ऑफ ब्लॉगर माया गोगोई। ये केस आपको जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा होगा, जितना आपको क्लियर दिख रहा होगा, शायद उतना है नहीं, क्योंकि पुलिस जब आरब को गिरफ्तार करती है और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, तब जो आरब जो होता है वह फौरन ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसी ने माया का मर्डर किया। लेकिन जब पुलिस उससे उस मर्डर के पीछे का मोटिव पूछती है, तो जो आरब जो होता है वह इस बात को नकार देता है और पुलिस से कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर था और वह इस बात को उससे शेयर नहीं करना चाहता। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी जो आरब जो होता है वह इस मर्डर के पीछे का मोटिव उगलने के लिए तैयार नहीं होता है, और वह इस बात को अपना पर्सनल मैटर बताकर बात चुप हो जाता है और पुलिस को कोई भी आगे की जानकारी नहीं देता है। इसलिए पुलिस ने आरब से इंट्रोगेशन करने के लिए इस पूरे क्राइम सीन को डिफरेंट फॉर्मेट में बदल दिया। पुलिस आरब से सच उगलवाने के लिए उसको क्राइम सीन पर लेकर जाती है, जहां पर उसने 23 नवंबर को चेकिंग किया था। उसके बाद पुलिस को साफ नजर आने लगा था कि जो केरल के कन्नूर में जन्मा जो आरब जो होता है, उसके दादाजी आर्मी में होते हैं जिन्होंने उसकी परवरिश की थी। आरब के जो माता पिता का डाइवोर्स जो होता है वो बचपन में ही हो गया होता है। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ रहने लग जाता है। उसके बाद माँ जो होती है वह दूसरी शादी कर लेती है, क्योंकि शायद आरब की जिंदगी थी वह बहुत ज्यादा ट्रामा से भरी हुई थी। इसके बाद जो उसकी माँ और दूसरे बाप सौतेले बाप से उसके बाद प्यार नहीं मिला। इसके बाद उन दोनों में फिर से डाइवोर्स हो जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ को छोड़कर दादाजी के पास रहने चला जाता है। उसकी माँ जो होती है वहाँ पर तीसरी शादी कर लेती है और उसके बाद वो अपने दादाजी के साथ रहने चला जाता है। माया के मर्डर से 8 महीने पहले ही आरब और जो माया जो होती है वह एक डेटिंग ऐप बम्बल के थ्रू एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और उनकी बातचीत होने लग जाती है। इसके बाद जो माया लड़की जो होती है वह आरब को अपने साथ बेंगलुरु में बुला लेती है, वहाँ पर एज ए काउंसलर की जॉब दिलवा देती है, यहाँ पर उसको 15,000 रुपए एज ए सैलरी मिलते हैं और वह वहाँ पर रहने लग जाता है। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ऐसे ही
एक दिन आरब ने माया को अपने साथ लिविंग में रहने की बात कही। इस पर जो माया जो होती है वह उसे मना कर देती है, क्योंकि उसका अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी और वह उनको अकेला छोड़कर आरब के साथ लिविंग में नहीं रह सकती थी। माया का जो नेचर होता है वह काफी एक्सट्रोवर्ट होता है और मतलब फ्रेंडली होती है काफी। उसका फ्रेंड सर्कल जो होता है वह काफी बड़ा होता है और उसके काफी सारे फ्रेंड्स होते हैं। वहीं पर ये जो आरब जो होता है ये काफी इंट्रोवर्ट होता है, ये जरा किसी से बातचीत नहीं करता है और ये अपने में ही गुमसुम सा रहता है, ना ही इसका कोई वहाँ पर फ्रेंड सर्कल होता है। माया जब उसको लिविंग में रहने के लिए मना करती है तो ये बात आरब को दिल में चुभ जाती है और आरब अपने आप को इनसिक्योर फील करने लग जाता है। कन्नूर के छोटे से थोथड़ा कस्बे से निकले हुए आरब को बंगलुरु से बड़ी सिटी में लाइफ एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। माया का जो फ्रेंड सर्कल होता है वह काफी बड़ा होता है, जिसमें उसके काफी ज्यादा मेल बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, जिसको लेकर जो आरब होता है वह काफी इनसिक्योर फील करने लग जाता है और धीरे धीरे उन दोनों में काफी ज्यादा रोक टोक होने लग जाती है और लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। आरब ने पुलिस को बताया कि वह माया जो होती है वह और दूसरे लड़कों से बातचीत करती है और उसे डर होता है कि माया उसको कहीं छोड़कर चली ना जाए। वह यह सोचकर बड़ा अनसिक्योर फील करता रहता है। ऊपर से माया ने जो आरब के साथ लिविंग में रहने के लिए भी मना कर दिया था, इसलिए वह इससे और डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद जो आरब जो होता है वह माया से एक दिन के लिए अपने साथ रूम में स्टे करने की बात कहता है और अनफॉर्चुनेटली माया जो है इस बात से मान जाती है और वह आरब के साथ एक दिन के लिए होटल में स्टे करने के लिए तैयार हो जाती है। और माया अपनी बड़ी बहन से कह देती है कि उसको ऑफिस वक्त में जरा टाइम लग जाएगा, इसलिए वह घर पर आज लेट आ पाएगी और वह उसके साथ एक दिन के लिए होटल में वक्त बिताने के लिए चली जाती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जब जो आरब जो होता है वहाँ पर होटल में रूम बुक करने के लिए वहाँ पर डिटेल सारी फिल कर रहा था, उसी समय जो माया वही लड़की होती है वह पीछे बैठकर अपने फोन में बिजी रहती है। शायद आरब है देख लेता है। इसके बाद ये वहाँ से रूम में जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर दोनों में लड़ाई होती है और आरब जो होता है वह माया को फोन कम यूज करने की बात कहता है। इसके बाद दोनों में काफी बहस छिड़ जाती है। धीरे धीरे शब्दों की लड़ाई जो होती है वह हाथापाई में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। आरब ने 23 नवंबर की शाम को ही एक ऑनलाइन ऐप से जो नायलॉन की रस्सी होती है और एक किचन नाइफ को ऑर्डर किया था। वह उसका मर्डर करता है, नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोटता है, उसके किचन नाइफ से उसके सिर पर कई बार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें तो जो आरब जो होता है वह माया को मारने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं लाया था, क्योंकि अगर वह उसे मारने के इरादे से लाया होता तो वह होटल में अपनी सारी डिटेल्स जो होता है वह करेक्टली फिल नहीं करता। यहाँ तक उसका मर्डर करने के बाद भी वह 2 दिन उसके साथ बैठा रहा, वहाँ पर सिगरेट पीता रहा। शायद उसे अपनी किए का पश्चाताप हो रहा हो और वह सोच रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। आरब ने पुलिस को बताया कि उसे एहसास हो चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और उसके बाद उसने अपने आप को भी कई बार मारने की कोशिश की, उस नायलॉन रस्सी से अपना गला घोटने की कोशिश की, लेकिन शायद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद जब 2 दिन में लाश से बहुत ज्यादा बदबू आने लग जाती है तो जो आरब जो होता है वहाँ से सुबह बिना किसी सामान के फोन चलाते हुए वहाँ से निकल जाता है। जब वह वहाँ से निकलता है तब उसकी जेब में मात्र 1500 रुपए होते हैं। वह बात जानता था कि पुलिस को बेंगलुरु में और उसके घर केरला में जरूर खोजेगी, इसलिए वह पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना रूट बदलता है और यहाँ से वह पुलिस को गुमराह करता है। आरब ने पुलिस के पूछताछ करने पर भले ही इसको मर्डर को अपना पर्सनल मैटर बताया, लेकिन इतने खुलासे होने के बाद यह समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि आखिरकार आरब उस समय क्या स्थिति रही होगी कि आरब ने उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद पुलिस आरब को धारा 103 और 238 के तहत उसको अरेस्ट कर लेती है। आरब को लगता था कि उसकी जिंदगी में जो कोई भी आता है वह एक दिन उसको छोड़कर चला जाता है। लोगों के प्रति उसको इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। माया के बारे में भी वह यही सोचता था कि शायद माया भी उसको एक दिन छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वह माया से लिविंग में रहने की बात कहता है। इसके बाद वह माया से अपने उस मैटर को सुलझाने के लिए, अपनी बात बताने के लिए माया से एक दिन के लिए होटल स्टे करने के लिए कहता है, जिसके बाद माया मान जाती है। लेकिन शायद आरब को समझना चाहिए था, आपको भी समझना होगा कि दुनिया में कई लोग होंगे जो आपकी जिंदगी में आएंगे, कुछ ठहर जाएंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ आपकी जिंदगी को फूलों से भर देंगे, कुछ आपको कांटे देकर चले जाएंगे। लेकिन इन सभी चीजों में जो सबसे कीमती चीज है भाई आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर। तो कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा कदम न उठाइए जिससे आपको पछताना पड़े और आपके अपने फ्यूचर की बाढ़ लग जाए। तो यह था आज का केस। अपना ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। थैंक यू।